नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम ये वन लाइनर सीरीज लेके आए हैं जो कि हमारे राजस्थान की सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। खासतर मैं ये सीरीज चतुर्थ श्रेणी के लिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन आप इसको किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कभी भी आगामी कभी भी समय पर आप इसको उपयोग में ले सकते हो। ये वन लाइनर सीरीज है, तो इसमें हम 6 या 7 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज है। तो आप देखोगे, सबसे पहले हम इसमें परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें भौतिक प्रदेश, तो इसी तरीके से जैसे ये अपवा तंत्र हो गया, जलवायु हो गई, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ जनगणना है, तो ये देखिए ये पूरा मेरे पास सब डाटा है। तो हम इस तरीके से हमारे ये 6 या 7 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। हम ये एक वीडियो है वो 35 से और 40 मिनट का रखेंगे, और इसमें ना हम कोई एक्स्ट्रा बात करेंगे ना किसी भी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारा उद्देश्य है सिर्फ एक है, कम समय में अधिक कंटेंट उपलब्ध कराना। तो चलिए हम समय को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो हमारी पहली क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आगामी जो भी क्लासेज आएगी उनमें भी आप कंटिन्यू बने रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को पहले क्वेश्चन से। तो इसमें हमारा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सामान्य परिचय। तो ये हमारा सामान्य परिचय है राजस्थान का। ये हमारे भारत और विश्व के संदर्भ में है। तो सबसे पहले आता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, हमारा एशिया महाद्वीप है। और फिर आता है भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो भारत है जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 18 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जो हमारा राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है। तो जो राजस्थान है वो भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है, और राजस्थान में भारत की 5.7% जनसंख्या निवास करती है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। साथ के साथ हर क्वेश्चन में हम 1 से 2 फैक्ट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो आप उम्मीद है कि इनको साथ के साथ किसी भी कॉपी में लिखते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम समय में रिवाइज करने में आसानी होगी। फिर आता है राजस्थान राज्य का एकीकरण कब से और कब तक चला। तो ये 1948 से और 1956 तक चला है। कब से कब तक, 1948 से 1956 तक। अब दोस्तों मैं आपको याद कराता हूँ सन कि जो हमारा 7 चरणों में एकीकरण हुआ है। कितने में, 7 चरणों में एकीकरण हुआ है। तो मैं आपको एक बार तारीख तो आप याद कर सकते हो, या फिर मैं आपको पहले सन याद करवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट जो भी तारीख आएगी वो। तो देखो, पहले 3 ये तो हुए थे 1948 में। फिर जो 2 बचे ये हुए थे 1949 में। फिर नेक्स्ट एक था वो 1950 के अंदर हुआ, और फिर ये जो लास्ट का बताता है 1956 में हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखनी है। तो आप जैसे भी हम जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसको कवर करते चलेंगे। फिर आता है राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो जो राजस्थान है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यदि मील में पूछेगा तो कितना होगा, ये होगा 1,32,139 वर्ग मील। ये मील के अंदर आ जाएगा। तो ये हो सकता है कि वो मील में पूछे, या हो सकता है वो किलोमीटर में पूछे, हमें दोनों ही कंप्लीट करने होंगे। फिर आता है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। जैसे ये उत्तर है तो यहाँ से दक्षिण का विस्तार ये कितना है, 826। ये हो गया 826। और पूर्व से और पश्चिम का विस्तार तो ये कितना है, 869। ये कई बार इनका अंतर भी पूछ सकता है, तो कितना होगा, 43। तो इस प्रकार से ये इसका अंतर है। फिर आता है राजस्थान का उत्तर अक्षांश कितना है। तो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है,
ये 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरीय राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। इससे समय की गणना की जाती है देशांतरीय विस्तार से। फिर आता है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला ये हो जाएगा धौलपुर। फिर आता है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो ये धौलपुर है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। और यदि स्थान पूछे तो कौन सा आ जाएगा, सिलान गांव। ये सिलान गांव पड़ता है धौलपुर के अंदर। सिलान गांव ये धौलपुर के अंदर पड़ता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। फिर राजस्थान की सबसे सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य अस्त कौन से जिले में होता है। तो देखो जो पूर्वी बिंदु है, तो यही जो बिंदु है यहीं पे तो सूर्य सबसे पहले उदय होगा और अस्त भी सबसे पहले यहीं पे होता है। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं। तो वर्तमान में 7 है, पहले कितने थे 10, 3 को फिर से हटा दिया गया है, जो 3 नए बने थे उनको। और वर्तमान में कितने जिले हैं, तो 50 थे, उनमें से 9 को फिर से हटा दिया है और 41 जिले हैं। तो कई बार क्या है, अभी तक मैक्सिमम लोगों के कंफ्यूज बना हुआ है, तो कई इसको 10 भी कर देंगे और कई इसको 50 भी कर देंगे जिलों में। वर्तमान में जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो जयपुर में कितने जिले आते हैं, 7। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरौल, खैरतल, तिजारा, ये जयपुर जिले के, जयपुर संभाग के जिले हैं। फिर आता है जोधपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले आते हैं। तो जोधपुर में 8 जिले आते हैं। जोधपुर, फलौदी, जालोर, पाली, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, तो ये 8 जिले आते हैं। और सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा संभाग कौन सा है अभी, जोधपुर संभाग, ये सबसे बड़ा संभाग है। फिर आता है वर्तमान में बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं। तो बीकानेर में 4 है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर व हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में 6 जिले, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक और नागौर। यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठ सकता है कोई सा भी, कि कौन सा, अब जैसे पूछ ले कि अजमेर जिले में, अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं, या ऐसे दे दे अजमेर दे के पूछ ले कि इनमें से 4 कौन से जिले हैं, इनमें से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता। 3 अजमेर का दे देगा और एक इसकी जगह से पाली को दे देगा, इस तरीके से। वर्तमान में कोटा संभाग में कितने जिले हैं। तो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये आड़ोती क्षेत्र है, ये आड़ोती क्षेत्र है। और सबसे नदियों वाला संभाग भी कौन सा है, तो वो कोटा संभाग है। फिर आता है उदयपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो उदयपुर में 7 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापनगर, चित्तौड़ और सलूम्बर। वर्तमान में भरतपुर संभाग में कितने हैं। तो भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, डीग, करौली और सवाई माधोपुर। डीग अभी नया जिला बना है, याद रखना। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पंजाब, फिर आ जाता है हरियाणा, उसके बाद आ जाता है हमारा यूपी, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एमपी, और उसके बाद हमारा आ जाता है गुजरात। ये गुजरात। तो देखो सबसे ज़्यादा तो किसके साथ लगती है, एमपी के साथ, कितनी 1600 किलोमीटर, और पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सबसे कम किसकी, पंजाब के साथ। ये हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर बनाता है, और एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। फिर आता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 6920 किलोमीटर। तो राज्यों के साथ तो है 4850, और अंतर्राष्ट्रीय 1070। हम इसको जोड़ेंगे तो ये 6900 और 20 किलोमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से राज्यों के साथ 4850 और अंतर्राष्ट्रीय 1070, इस तरीके से आपको याद रखना है। कैसे भी पूछ सकता है, टोटल पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पूछ सकता है और अंतर्राज्यीय पूछ सकता है। फिर आज ये मैंने अभी बताया था, सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ 1600 और सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। फिर आज राजस्थान पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से रेड क्लिफ लगती है, इसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। तो देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, हमको हमारा उद्देश्य है हम आधे घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को कवर करना। ये सिर्फ वन लाइनर है, ये एक तरीके का रिवीजन है। यदि आप इससे पहले नहीं पढ़े हो तो वो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा, ये एक हमारा रिवीजन है। फिर आज राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये 1070 है। फिर आता है भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो उसे हम रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को। राजस्थान किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है। कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। जो बाड़मेर है वो पाकिस्तान व गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया
और गुजरात अंतर्राज्य हो गया। और जो श्रीगंगानगर है वो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय, और पंजाब ये तो उत्तर में पड़ता है, और ये जो है ये दक्षिण पश्चिम वाला है, ये दक्षिण पश्चिम वाला है, और ये हमारा उत्तर में उत्तर की तरफ पड़ता है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब है, किसने किया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। अब इसको कई बार क्या है, कर्नल जेम्स टोड कर देते हैं, इसलिए याद रखना है कि सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। एनाल्स एंड एक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान प्रदेश को किस नाम से पुकारा? तो उन्होंने राजस्थान को राजस्थान कहा पहले, तो फिर राजस्थान कहा, फिर उन्हें रजवाड़ा कहा। फिर आता है जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र है उसको जांगल प्रदेश कहते हैं। और यदि ढूंढाड़ क्षेत्र पूछ ले, ढूंढाड़ क्षेत्र, तो जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको हम ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। पूछ ले युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है उसको युद्ध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर युद्ध जनजाति निवास करती है। फिर आता है माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो माही नदी है उसके पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो उसको हम प्रतापगढ़ का जो, देखो माही नदी है ना, इसका मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, ये 3 भागों में है, 1, 2 और ये 3। तो देखो पहले तो आएगा कांठल, तो कांठल में आता है कि जो प्रतापगढ़ है उसके पास का क्षेत्र। फिर आता है छप्पन का मैदान, इसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग आता है। और एक आता है वागड़, तो वागड़ में क्या आता है? वागड़ में आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भाग। तो जो हमारी माही नदी है उसको वागड़ की गंगा भी कहते हैं और काठल की गंगा भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो वागड़ क्षेत्र है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिचौलिया तक पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ से, और ये ऊपरमाल कहलाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? जो उदयपुर है उसके आसपास का प्रदेश है उसे गिरवा कहते हैं, और जो पहाड़ी होती है उसे गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड, तो जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। यहाँ पर मांड गायन शैली प्रसिद्ध है, मांड गायन शैली प्रसिद्ध है। और ऐसे पूछ ले कि इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वह अल्लाह जिलाल भाई, ये अल्लाह जिलाल भाई, इन्होंने गाया था केसरिया बालम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर आता है कोटा बूंदी का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आड़ोती कहते हैं। कोटा बूंदी, तो इसमें देखो आड़ोती में कौन कौन सा आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चारों आते हैं। तो ये, और एक हमारा ये, तो ये चारों आते हैं। फिर आता है शेखावटी क्षेत्र में शामिल है, सीकर, झुंझुनू वह चूरू, ये शेखावटी क्षेत्र के अंदर शामिल है। तो देखो इस प्रकार से मैंने, देखो कितना सा भी 12 मिनट हुई है, हमने 12 मिनट में हमारा पूरा सामान्य परिचय कर लिया। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 से और 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कर लिया, तो मैं फटाफट रिवीजन करा रहे हैं। तो ये जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, और जिन्होंने पहले पढ़ रखी है तो उनके लिए रिवीजन है, तो आप इसको फटाफट नोट करिए। और यदि आपको आता है तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर आता है भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो ये इसको 4 भागों में बांटा है। थार का मरुस्थल, ये पश्चिमी भाग है। फिर आता है अरावली पर्वतमाला, दक्षिण पूर्वी पठार और पूर्वी मैदानी। चलो मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ, आगे हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आता है हमारा पश्चिमी मरुस्थल भाग, इसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं, क्योंकि ये 33 सागर का अवशेष है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है, जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। और यदि क्षेत्रफल पूछे कि राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, तो 61.11% क्षेत्रफल है। तो ये तो हो गया जनसंख्या, ये हो गया क्षेत्रफल। इसी प्रकार अरावली पर्वतमाला, तो देखो इसमें अरावली पर्वतमाला में यदि जनसंख्या पूछे तो कितनी है? जनसंख्या तो है यहाँ पर 10%, और क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? कुल राजस्थान का 9% है। फिर आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इसमें क्षेत्रफल तो है 23%, और जो जनसंख्या है वो है 39%। तो ये हमारा सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कम क्षेत्रफल, देखो कितना है, सिर्फ हमारा 23% क्षेत्रफल है। तो 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक तो घनत्व है, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी यही है। तो ये जो क्षेत्र है इसको हमारे धान का कटोरा कहते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। फिर आता है दक्षिण पूर्वी पठार, इसको आड़ोती का क्षेत्रफल भी आड़ोती का क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ कितना है? राजस्थान का क्षेत्र कितना है? 6.89 है, 6.89 है।
और जनसंख्या कितनी निवास करती है, यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है। तो देखो मैंने ये आपको पूरा बता दिया है। ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जनसंख्या और क्षेत्रफल सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है, सिर्फ जनसंख्या और क्षेत्रफल से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया है। फिर आता है भारत की पश्चिम सीमा से लेकर मध्य राजस्थान के अरावली तक के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो जैसे ये हमारा अरावली पर्वतमाला है, जैसे ये पूरा राजस्थान है, ठीक है। मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, तो ये जो पश्चिमी भाग है इसको तो हम कहते हैं अरावली के पश्चिमी भाग, और ये हमारा पूर्वी भाग। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, जो अरावली पर्वतमाला है ये क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हमारा अरब सागर है, यहाँ पर हमारा अरब सागर है। तो यहाँ से जो जलधाराएँ आती है, जो हमारी वर्षा आती है, तो बंगाल की खाड़ी उसे पूर्व पश्चिमी भाग में जाने से रोकती है। तो इसे हम महान जल विभाजन रेखा भी कहते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अरावली पर्वतमाला में। और जो पश्चिमी भाग है, तो ये क्या होता है, जो पश्चिमी भाग से जो हमारी मरुस्थली का विस्तार होता है उसको अरावली पूर्व भाग में आने से रोकती है। तो ये इम्पोर्टेंट था। ये हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट भी आगे भी पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप यहाँ तक बने रहिए। फिर आता है थार का मरुस्थल राज्य के कितने भागों में फैला हुआ है। तो ये 16 जिलों में फैला हुआ है। राज्य कितने प्रतिशत भूभाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है, मैंने बताया था 61.11% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर कितनी 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर आता है जन घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है। तो वो थार का मरुस्थल ही है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में रेतीले मरुस्थल के भाग को क्या कहा जाता है। तो उसे भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल में रेतीले मिट्टी, रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। उन्हें हम बालू का स्तूप या दोरे कहते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है। तो अरावली पर्वतमाला है। ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ पर्वतमाला है। फिर आता है राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित अरावली पर्वत राज्य के लगभग कितने भाग पर फैली हुई है। तो ये जनसंख्या तो 10% है, 9% भाग पर फैली हुई है और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। देखो जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। और यदि राजस्थान में पूछे तो कितनी है, 550 किलोमीटर। ये कुल लंबाई है ना उसकी 80% राजस्थान के अंदर है। तो ये जो गुजरात है वहाँ से तो स्टार्ट होती है, गुजरात के खेड़ा ब्रह्मा, आपको याद रखना है, खेड़ा ब्रह्मा स्थान, खेड़ा ब्रह्मा से स्थान शुरू होती है, फिर राजस्थान में आती है, फिर उसके बाद ये हरियाणा में आती है और उसके बाद में ये दिल्ली के अंदर आती है। और जो दिल्ली है उसके रायसीना हिल तक है। रायसीना हिल आपको पता होगा कि वहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। फिर आता है अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, मैंने अभी आपको समझाया था पहले कि ये अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो खेड़ ब्रह्म है जो कहाँ पर है, गुजरात में। और उत्तरतम बिंदु पूछेगा तो वो रायसीना हिल तक दिल्ली में। राज्य में अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो अरावली पर्वतमाला से। हमारी जो मैक्सिमम नदी होती है वो अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। फिर आता है अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर किस क्षेत्र में वर्षा करती है। तो पूर्व और दक्षिण भाग में करती है, और जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर मानसून को जाने से रोकती है, इसलिए इसको महान जल विभाजन रेखा भी कहते हैं अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वत मरुस्थल के प्रसार को किस ओर से बढ़ने से रोकती है। मैंने बताया था जैसे अरावली पर्वतमाला है तो पश्चिम का जो मरुस्थल है उसको पूर्वी भाग में आने से रोकती है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो अरावली पर्वतमाला को ही राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि यहीं से तो हमारा मैक्सिमम खनिज निकलता है, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। और यहीं से हमारी यहाँ पर मैक्सिमम नदियाँ निकलती है, तो इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर 1722। ये कई जगह पर 1727 भी, क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है दंतात्रेयोदय का, तो इसलिए उसको 5 मीटर का मंदिर है, इसलिए इसको 1722 और 1727 दोनों ही, कई कई जगहों पर दोनों ही आता है। फिर आता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये सिरोही में स्थित है। इसे देखो संतों का शिखर भी कहते हैं, इसे संतों का शिखर भी कहते हैं। गुरु शिखर है उसको संतों का शिखर भी कहते हैं।
तो ये गुरु शिखर है। इसके बाद दूसरी आती है शेर, दूसरी आती है शेर, ये भी सिरोही के अंदर है। प्रातः राजस्थान का पूर्वी भाग किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये देखो 23% भाग पर तो फैला हुआ है, और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी भाग पर। मैंने आपको बताया था सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ का है, तो पूर्वी मैदानी भाग का है। सर्वाधिक जन घनत्व भी यहाँ का हो गया। इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही है, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होने के कारण सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मतलब जो खेती होती है वो यहीं पे होती है सर्वाधिक, इसलिए। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक नदियों के जल से अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो देखो इसे बीहड़ और डांग क्षेत्र कहते हैं, इसे बीहड़ और डांग क्षेत्र कहते हैं। एक बार पूछ ले, डांग की रानी किसे कहते हैं? अभी एक एग्जाम में पूछा था कि डांग की रानी किसे कहते हैं, तो जो करौली है उसी को हम डांग की रानी कहते हैं। राजस्थान का सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक घनत्व वाले पूर्वी मैदानी भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 39.40%। क्षेत्रफल 23%। तो इस प्रकार से आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो याद रखना है। जैसे एक वर्ड आ जाए पूर्वी मैदानी, तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए पूर्वी मैदानी से 23% जनसंख्या, 23% क्षेत्रफल, 39% जनसंख्या, सबसे धान का कटोरा कहते हैं, सबसे उपजाऊ मिट्टी यहीं मिलती है, और यहाँ पर वर्षा भी सर्वाधिक होती है, और ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर स्थित है। राजस्थान में सबसे उपजाऊ सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, तो देखो ये भी पूर्वी मैदानी प्रदेश ही है। छप्पन का मैदान राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है छप्पन का मैदान। फिर आता है दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको आड़ोती का पठार कहते हैं। ये कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? इसमें आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये मुख्यतः तो ये ज़िले हो गए। और वैसे देखो चित्तौड़ में भी है, सवाई माधोपुर में भी है, कुछ करौली क्षेत्र में भी आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये 4 ही ज़िले हैं। फिर आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कितने भाग पर विस्तृत है? तो यहाँ पर 6.89% भाग पर विस्तृत है। और जनसंख्या पूछे तो कितनी थी? 11%। आपको याद रखना होगा, आप साथ के साथ इसे नोट करते रहिए। फिर आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। फिर आता है उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो उड़िया का पठार हमारा सिरोही में स्थित है। फिर आता है बोराट का पठार, तो बोराट का पठार है वो उदयपुर और राजसमंद में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लसाड़िया का पठार सलूमर में स्थित है। और ऊपरमाल का पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा में और भैंसरोडगढ़ में। बिजोलिया हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजोलिया का जो वो है आंदोलन वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे हिस्ट्री में। फिर आता है देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो हमारा राजस्थान ही है। राजस्थान के पश्चिम और थार मरुस्थल में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो शुष्क और अर्ध शुष्क। अब हम बात करते हैं जलवायु की। तो देखो जो राजस्थान है वहाँ पर 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सबसे पहले आती है अति आर्द्र, सबसे पहले आती है अति आर्द्र। दूसरे नंबर पर आती है उपाद्र, उप आर्द्र। तो सबसे पहले अति आर्द्र, दूसरी उपाद्र, फिर जो तीसरी आती है वो आती है अति आर्द्र, उपाद्र, और ये आती है आर्द्र आर्द्र जलवायु। फिर आती है चौथे नंबर पर शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। और 5वें नंबर पर जो आती है वो आती है हमारी अर्ध शुष्क जलवायु। तो ये इस प्रकार से है। तो एक बार सीधा क्वेश्चन कैसे बनता है हमारा? क्वेश्चन बनता है कि जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें इनमें से कौन सा जिला नहीं है? तो 4 जिला दे देगा, और उसमें से एक जो जिला होगा वो हमारा उपाद्र का या हमारा अर्ध शुष्क किसी का भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, आपको इसका ध्यान रखना होगा। वैसे ये चतुर श्रेणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये वन लाइनर है, इसमें हम ज़्यादा वेस्टेज टाइम नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा है सिर्फ रिवीजन करना। तो रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो फिर हम चालू करते हैं नेक्स्ट। चंबल, यमुना, गंगा आदि नदियाँ ये यहाँ पे नहीं है, ये इस तरह हम जो हमारा नेक्स्ट है उसको अपवाद तंत्र उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।
फिर आता है अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तर पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। झालावाड़ जिले में औसत वार्षिक वर्षा तो 100 सेंटीमीटर होती है झालावाड़ जिले में। देखो यदि जिला पूछ रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो झालावाड़ कितना, 100 सेंटीमीटर। यदि स्थान पूछे तो स्थान कौन सा आता है हमारा, माउंट आबू। माउंट आबू यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर होती है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर जलवायु होती है। तो देखो जिला पूछे तो झालावाड़, ये सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होती है। और स्थान पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा हमारा, माउंट आबू, कितना है 150 सेंटीमीटर। फिर आता है राजस्थान की मुख्यतः कितनी ऋतु है, तो राजस्थान में 3 ऋतु है। देखो पहली है ग्रीष्म, ये मार्च से और जून में। फिर आती है वर्षा ऋतु, ये जुलाई से और सितंबर तक। फिर आती है शीत ऋतु, ये इसमें अक्टूबर और फरवरी तक आ जाता है। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु, कब से और कब तक चलती है, तो ये मार्च से जून तक चलती है ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है, तो जुलाई से और सितंबर तक। राजस्थान में जो हमारा मानसून प्रवेश करता है वो 21 जून को करता है, और 1 जुलाई तक वो राजस्थान के मध्य स्थान पर पहुंच जाता है। और जो मानसून लौटता है वो 15 सितंबर के समथिंग राजस्थान से मानसून लौट जाता है। शीत ऋतु कब से कब तक चलती है, तो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू सिरोही। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर, मैंने अभी आपको बताया था। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, उन्हें लू कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून, बंगाल की खाड़ी मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे करता है, तो पूर्वी स्थान पर करता है। और जो अरब सागरीय मानसून होता है वो दक्षिण राजस्थान में करता है। जो अरब सागर से मानसून होता है वो शीत ऋतु में होता है, उसको क्या कहते हैं हमारे, उसको मावट कहते हैं। मावट भी कहते हैं और इसे गोल्डन रेन भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो देखो सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। और सबसे शुष्क स्थान कौन सा है हमारा, तो है फलोदी। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू ही है सिरोही में। और यही हमारा सबसे ठंडा स्थान भी यही है। यहाँ पर नक्की नक्की झील बनी हुई है। फिर आता है राज्य का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। उसमें औसत वर्षा कितनी होती है, तो वहाँ पर 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो मावट या पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट या पश्चिम विक्षोभ से किस फसल को सर्वाधिक लाभ होता है, तो उससे गेहूं को सर्वाधिक लाभ होता है, इसलिए उसको हम गोल्डन रेन भी कहते हैं। सुनहरी वर्षा किस ऋतु में आकाश साफ रहता है, वह मंद मंद गति पवन चलती है। तो शीत ऋतु होती है उसमें आकाश एकदम साफ रहता है, और जो पवन चलती है वो ठंडी ठंडी पवन चलती है। अरावली से पूर्व में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो जो अरावली पर्वतमाला है उसके पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और जो पश्चिम भाग में वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से तो बहुत कम वर्षा होती है। फिर है अनुपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो उसे हम बंजर कहते हैं। नदी जल के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहा जाता है, तो उसे बीहड़ या उत्खाद भूमि भी कहते हैं। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे समरेखा कहते हैं। और ऋतु के आधार पर अपनी दिशा बदलने वाली को क्या कहते हैं, तो मानसून हवाएं कहते हैं। दोस्तों देखो ये हमारा हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर राजस्थान का परिचय। मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान का परिचय करवाया था, तो आपने ये कंप्लीट कर लिया। हमने देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे और वहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखो इस प्रकार से हमने ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन किए परिचय के बारे में, कि राजस्थान का कैसे नामकरण हुआ, किसने पहले क्या बोला उसको। फिर राजस्थान की हमने सीमा पढ़ ली। उसके बाद हमने भौतिक प्रदेश पढ़े, उसमें थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पठार, तो ये हमने सब कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने इन सभी के बारे में एक एक बारी से पढ़ लिया, पूर्वी मैदान के बारे में, अरावली पर्वतमाला के बारे में, दक्षिण भाग के बारे में, पूर्वी भाग के बारे में। उसके बाद हमने यहाँ पर ऋतुओं के बारे में पढ़ लिया, मानसून के बारे में, जलवायु के बारे में पढ़ लिया।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा अपवाद अंतर से रिलेटेड होगा। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे, किस प्रकार से हमारी जितनी भी है हम इसको साथ के साथ कंप्लीट करते रहेंगे। इसके लिए मैं 6 से या 7 क्लासेज के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा और ये वन लाइनर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे हिस्ट्री का। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे मैंने इसके लिए तैयार कर रखे हैं मॉडल पेपर, तो मैं 10 मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ अभी अभी मैं 6 से 7 मॉडल पेपर तैयार कर चुका। और जैसे ही हमारी एग्ज़ाम होगी तो हम 26 तारीख या 27 तारीख को हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर अपलोड करेंगे और वहाँ से हम कंटिन्यू डेली एक मॉडल पेपर देंगे। उसमें आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन मिलेंगे जीके के। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सही करते हो और कौन कौन से क्वेश्चन गलत करते हो। जैसे मैं बताऊंगा आप तो एक पेपर पर टिक करते रहोगे। तो इस प्रकार से हम हमारे अभी मॉडल पेपर करेंगे। तो चलो दोस्तों धन्यवाद। ये हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम दूसरी और तीसरी क्लास इसी प्रकार से हम 6 या 7 क्लासों में हमारा कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।